हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है आवृतबीजी पादप अर्थात पुष्पी पादपों के अंदर निषेचन की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार होती है, उसके कौन कौन से स्टेप हैं, तो संपूर्ण क्रियाविधि के बारे में हम यहाँ पर आज पढ़ेंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले देखो, पुष्पी पादपों के अंदर जो निषेचन की क्रिया है, निषेचन की क्रियाविधि, ये हमारा टॉपिक है। ठीक है, निषेचन का मतलब होता है नर युग्मक प्लस मादा युग्मक, नर युग्मक प्लस मादा युग्मक, ये दोनों ही कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं। ठीक है, तो नर युग्मक और मादा युग्मक की परस्पर संलयन से जो द्विगुणित रचना बनती है जिसको हम बोलते हैं जाइगोट, और इस जाइगोट से बनेगा भ्रूण। तो नर व मादा युग्मकों के संलयन से द्विगुणित जाइगोट के जो निर्माण की क्रिया है वो क्रिया कहलाती है निषेचन। ठीक है, निषेचन के फलस्वरूप बनने वाले जो जाइगोट होता है, युग्मनज जैसे अपन कहते हैं, उसमें भ्रूणीय परिवर्धन के फलस्वरूप एक भ्रूण का निर्माण होता है और भ्रूण आगे जाकर के संतति में चेंज हो जाता है। तो आप यहाँ देखिए, सबसे पहले एक साइंटिस्ट था स्ट्रासबर्गर। स्ट्रासबर्गर इस वैज्ञानिक ने सबसे पहले पुष्पी पादपों के अंदर, पुष्पी पादप आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि इंडियन पाइप प्लांट, इंडियन पाइप प्लांट जैसे अपन बोलते हैं भारतीय मोनोट्रोपा, मोनोट्रोपा। इस पादप के अंदर स्ट्रासबर्गर ने पुष्पी पादप जैसे कि इंडियन पाइप प्लांट, जिसे भारतीय मोनोट्रोपी का नाम से जानते हैं, इसके अंदर सबसे पहले निषेचन की क्रिया की विधि को खोजा था, निषेचन की विधि को समझाया था। ठीक है, अब आप देखिए निषेचन की जो क्रिया विधि है उस संपूर्ण क्रिया विधि को हम 5 स्टेपों में देखते हैं। 5 स्टेप कौन कौन से होंगे, हमें वो कैसे याद रखने हैं, आप ध्यान से देखिए। ये हम बनाते हैं जायांग का एक भाग जिसे स्त्री केसर कहते हैं। ठीक है, परागण के बाद परागकण वर्तिकाग्र की सतह पर पहुंचता है। वर्तिकाग्र की सतह पर पहुंचने के बाद निषेचन क्रिया स्टार्ट होती है, अर्थात इस निषेचन क्रिया विधि का पहला पद स्टार्ट होता है, जिसे अपन बोलते हैं परागकण का अंकुरण। तो परागण के बाद सबसे पहले परागकण का जो अंकुरण है वो वर्तिकाग्र की सतह पर होता है। अंकुरण के बाद इस परागकण से क्या निकलती है? पोलन ट्यूब। ये पोलन ट्यूब वर्तिका से होती हुई इस फूले हुए भाग अर्थात अंडाशय में पहुंचती है। तो सेकंड पॉइंट आता है पोलन ट्यूब की वृद्धि। वृद्धि कहां से होगी? इस वर्तिका से। इट मीन्स ये पराग नली वृद्धि करते हुए यहां तक पहुंच चुकी है। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है? ये बीजांडकाय, हम बीजांड की स्ट्रक्चर बनाएं अंदर की तरफ। ये बीजांडकाय बनाया, बीजांडकाय के अंदर भ्रूणकोश और भ्रूणकोश के अंदर ये अध्यावरण, और इस अध्यावरण को हमने बीजांड व्रंत के द्वारा बीजांडासन से जोड़ दिया। तो ये वृद्धि करती हुई जो पराग नली है वो सबसे इसके बाद कहाँ जाएगी? बीजांडकाय के अंदर। तो तीसरा स्टेप आता है पोलन ट्यूब का बीजांडकाय में प्रवेश। ठीक है, तीसरा स्टेप हुआ। अब बीजांडकाय में प्रवेश करने के बाद ये जो पराग नली है वो कहाँ पहुंचेगी? भ्रूणकोश के अंदर। तो चौथा स्टेप आता है पराग नलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश। ठीक है, जैसे ही भ्रूणकोश में प्रवेश होते पराग नलिका फट जाती है और पराग नलिका के अंदर उपस्थित दोनों जो नर युग्मक होते हैं वो भ्रूणकोश के कोशिका द्रव में मुक्त हो जाते हैं। तो मुक्त होने के बाद जो क्रिया होती है उसको बोलते हैं युग्मक संलयन।
तो नेक्स्ट टॉपिक आता है युग्मक संलयन, जिसे हम द्विक संलयन व त्रिक संलयन के हेडिंग द्वारा पढ़ेंगे। तो हमारे पुष्पी पादपों में निषेचन की जो क्रिया विधि है उसके ये 5 स्टेप होते हैं। आपको ये स्टेप रटने नहीं है, टॉपिक वाइज सिस्टमेटिक तरीके से यदि आप इसको कंसेप्ट क्लियर है तो आसानी से इसको लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या था, परागण के बाद परागकण का अंकुरन कहां पर होता है, वर्तिकाग्र की सतह पर। अंकुरन के बाद क्या निकलती है, पोलन ट्यूब निकलती है। ये पोलन ट्यूब ग्रोथ करेगी, वृद्धि करेगी, कहां से करेगी, इस वर्तिका से होकर। तो सेकंड स्टेप क्या है, पराग नलिका की वृद्धि। वृद्धि करने के बाद ये कहां जाती है, बीजांड के अंदर। तो बीजांड का सबसे जो बड़ा भाग होता है उसको बोलते हैं बीजांडकाय। तो पराग नलिका कहां एंट्री करेगी, बीजांडकाय में। बीजांडकाय के अंदर बीजांडकाय की एक कोशिका ने क्या डेवलप किया था, भ्रूणकोश। तो बीजांडकाय में प्रवेश करने के बाद नेक्स्ट कहां जाती है, पराग नलिका भ्रूणकोश में प्रवेश करती है। जैसे ही भ्रूणकोश में प्रवेश करेगी पराग नलिका का सिर फट जाता है, पराग नलिका नष्ट हो जाती है, जिससे पराग नलिका के अंदर उपस्थित जो नर युग्मक होते हैं वो भ्रूणकोश के कोशिका द्रव्य में मुक्त हो जाते हैं, जिससे नेक्स्ट आता है नर व मादा युग्मकों का संलयन, जैसे द्विक संलयन और त्रिक संलयन के द्वारा अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक, तो ये हमारे यहाँ पर कौन कौन से हुए, ये 5 हेडिंग होते हैं। ठीक है, 5 शीर्षकों के द्वारा अपन इस पूरी क्रियाविधि को पढ़ेंगे। आप ध्यान से देखिएगा इसको। सबसे पहले आता है परागकण का अंकुरन। तो देखिए पहला स्टेप था हमारा परागकण का अंकुरन। हम ये जानते हैं परागकण का जो अंकुरन है वो परागण के बाद कहां पर होता है, वर्तिकाग्र की सतह पर, स्टिग्मा की सतह पर। तो परागण के बाद परागकण का जो अंकुरन है वो वर्तिकाग्र की सतह पर होता है। अब आप देखिए वर्तिकाग्र, हम यहां पर केवल वर्तिकाग्र बनाते हैं। ये वर्तिकाग्र है, ठीक है। इस वर्तिकाग्र पर जहां परागण के बाद अंकुरन होगा तो अंकुरन के लिए यहाँ पर सभी अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध होती हैं, जैसे सेलुलोज के बने हुए रेशेदार तंतु। इन रेशेदार तंतु जो कि सेलुलोज के बने होते हैं तो यहाँ पर क्या पाई जाती है, श्लेष्मा। ठीक है, या फिर अपन इसको नमी कह सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर शर्करा उपस्थित होती है, ठीक है, रेजन पाया जाता है। इसके अलावा इसमें विशिष्ट प्रकार के तत्व जैसे बोरोन, ये सभी उपस्थित होते हैं। ये सबकी सब जो घटक हैं वो परागकण को अंकुरित होने के लिए एक अनुकूल माध्यम, अनुकूल परिस्थिति उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, अतः इन सभी की वजह से यहाँ पर उपस्थित जो परागकण है उसका क्या हो जाता है, अंकुरन। और अंकुरन होगा तो क्या निकलेगी, एक लंबी नलिकाकार रचना, जैसे अपन बोलते हैं पोलन ट्यूब अर्थात पराग नलिका। ठीक है, तो इन सभी के कारण परागकण की जो अंतःचोल होता है, इंटाइन होता है, वो इंटाइन फूल करके एक जर्मपोर के द्वारा एक अतिवृद्धि नुमा रचना के रूप में बाहर निकलती है, जैसे अपन बोलते हैं पराग नलिका। ठीक है, एक विशेष पॉइंट ये, पराग नलिका के लिए कौन सा तत्व प्रेरित करता है, बोरोन। कौन सा तत्व, बोरोन। अब आप देखिए कि जो मैक्सिमम प्लांट होते हैं, मैक्सिमम प्लांट, इन पादपों की में परागकण के अंकुरन के समय एक पोलन ट्यूब निकलती है। कितनी, एक पोलन ट्यूब निकलती है। ऐसे परागकणों को हम क्या बोलते हैं, एक नलिकीय परागकण। तो अधिकांश पादपों में क्या होता है, जब परागकण का अंकुरन होगा तो केवल एक नलिका निकलती है। ऐसे परागकणों को हम कहते हैं एक नलिकीय परागकण, मोनोसाइफेनोगैमस। ठीक है, लेकिन कुछ पादप ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल कुकुरबिटेसी कुल के पादप, कुकुरबिटेसी और मालवेसी कुल के पादप। कुकुरबिटेसी और मालवेसी कुल के पादप ऐसे होते हैं जिनके अंदर परागकण के समय, एक परागकण के अंकुरन के समय
एक से अधिक पोलन ट्यूब निकलती है। ठीक है, तो कुकुरबिटेसी और मालवेसी कुल के पादपों में जब परागकणों का अंकुरण होता है वर्तिकाग्र की सतह पर, तो वहां एक से अधिक परागनली निकलती है। ऐसे परागकणों को हम कहते हैं पॉलीसाइफेनोगैमस, मतलब बहुनलिकीय परागकण। क्या बोलते हैं इनको? बहुनलिकीय परागकण कहते हैं। लेकिन जब इसकी वृद्धि होती है, जब इसकी परागनलिका की वृद्धि होती है, तो एक पॉलन ट्यूब ही आगे ग्रोथ करेगी, बाकी शेष छोटी रह जाती है और लास्ट में नष्ट हो जाती है। ये बात क्लियर हुई? अब देखिए, यदि हम इस परागकण की जो अंकुरण होता है, उस अंकुरण को हम यहां से पॉलन ट्यूब निकालें, सपोज हमने परागनलिका को ऊपर से निकाला है, ठीक है, तो पॉलन ट्यूब कहां जाती है? पॉलन ट्यूब घूम करके वापस इसी स्थान पर होकर नीचे ग्रोथ करेगी। इसका मतलब हुआ कि जो परागनलिका की वृद्धि है, वृद्धि हमेशा एक निश्चित दिशा में होती है, अर्थात एक दिशीय ग्रोथ होती है, एक दिशीय परागनलिका की वृद्धि होती है। वो किस पर डिपेंड करती है? वर्तिका, अंडाशय, बीजांड आदि द्वारा स्रावित जो रासायनिक पदार्थ होते हैं, उन पदार्थों के कारण वृद्धि करती हुई परागनलिका अंडाशय की ओर अग्रसर हो जाती है। अतः इसको क्या बोलते हैं? एक दिशीय वृद्धि। क्योंकि ये वृद्धि रसायनों के कारण, रसायनों के अट्रैक्शन के कारण उत्पन्न हुई है, अतः इसको बोलते हैं रसायनोवर्तन गति। परागनलिका का वर्तिका से होते हुए और अंडाशय तक पहुंचना क्या कहलाता है? कौन सी गति कहलाती है? रसायनोवर्तन गति कहलाती है। तो ये पहला जो स्टेप है वो आपको समझ में आया। अब देखिए सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप आता है परागनलिका अर्थात पॉलन ट्यूब की वृद्धि। पॉलन ट्यूब की वृद्धि, इस वृद्धि को समझने के लिए वृद्धि में कौन प्रेरित करेगा? यहां पर ये वर्तिका, अर्थात परागकण के अंकुरण के बाद वो निकलने वाली जो परागनलिका है वो वर्तिका से होती हुई अंडाशय तक पहुंचती है। तो हम यहां पर देखिए कुछ डायग्राम बनाते हैं। ये देखिए, ये हमने परागकण दिखाया और ये परागनलिका, ठीक है, ये स्टिग्मा बना दिया। अब देखो, परागनलिका की जो वृद्धि है वो किस पर डिपेंड करती है? वर्तिका की आंतरिक संरचना पर, कि जो स्टाइल है वर्तिका है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी है। कुछ पादप ऐसे होते हैं जैसे कि राइबीज, लिलियम, ये कुछ ऐसे पादप हैं, इन पादपों के अंदर जो वर्तिका होती है बिल्कुल खोखली होती है, सेम पाइप के समान। जब वर्तिका बिल्कुल खोखली होती है तो वृद्धि करती हुई परागनलिका आसानी से अंडाशय तक पहुंच जाती है। ठीक है, इसका मतलब इस परागनलिका को वृद्धि करने के लिए किसी भी प्रकार का अवरोध का सामना नहीं करना पड़ता है। यहां पर जो कि श्लेष्मा, इस गुहा में श्लेष्मा उपस्थित होती है, इस श्लेष्मा के कारण इसकी वृद्धि आसानी से हो जाती है। ठीक है, लेकिन कुछ पादप ऐसे होते हैं, हमने इसको वर्तिका बनाई यहां पर, ये स्टिग्मा और ये परागकण। जब परागकण, तो आप देखिए सबसे पहले कुछ पादप ऐसे होते हैं जैसे कि एकबीजपत्री, यानी कि अधिकांश पादप, अधिकांश मैक्सिमम एंजियोस्पर्म प्लांट्स। इन पादपों में क्या होता है? कोशिकाओं की अधिकता के कारण वर्तिका बिल्कुल ठोस होती है। कोशिकाओं की अधिकता के कारण वर्तिका बिल्कुल ठोस हो जाती है। ये हमने इसको ऐसे बनाया। अब देखिए यहां पर, यहां से निकलने वाली जो परागनली है, इस परागनलिका को वृद्धि करने के लिए इन कोशिकाओं की अधिकता के कारण जो ठोस स्थिति बनी है उसका सामना करना पड़ता है। इस स्थिति में क्या होता है? पॉलन ट्यूब के द्वारा स्रावित एक एंजाइम जिसका नाम है पैक्टिनेज, ये पैक्टिनेज एंजाइम रास्ते में आने वाली कोशिकाओं का अपघटन करेगी
पराग नलिका की वृद्धि करती हुई पराग नलिका के सामने जो भी सेल आती हैं उन सभी कोशिकाओं को अपघटित करती हुई वृद्धि करने के लिए रास्ता उपलब्ध कराती थी। जैसे कि हम इसको ऐसे बना सकते हैं, ये देखिए, इस तरीका से वृद्धि करती है। तो अधिकांश पादपों में पराग नलिका की वृद्धि इस प्रकार होती है, ठीक है। लेकिन कुछ पादप ऐसे होते हैं जैसे कि पिटूनिया, ओइनोथीरा, ये ऐसे पादप हैं जिनके अंदर वर्तिका बिल्कुल ठोस नहीं होती है। यहां देखिए आप, हम इसको बनाते हैं, यहां पर कोशिकाओं की संख्या ज्यादा नहीं है, कुछ होती है जिसके कारण कोशिकाओं के बीच में अंतराकोशिकीय अवकाश बन जाते हैं, ठीक है। इन पादपों में वृद्धि करती हुई पराग नलिका को इन कोशिकाओं को अपघटित करने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि इन कोशिकाओं के मध्य उपस्थित अंतराकोशिकीय अवकाशों में से होते हुए पराग नलिका की वृद्धि आसानी से हो जाती है। तो अंकुरन के बाद जो पराग नलिका की वृद्धि है वो निम्न 3 प्रकार से होती है, अलग अलग पादपों में अलग अलग होती है। जैसे कि राइबीज और लीलियम के अंदर जो वर्तिका होती है बिल्कुल खोखली होती है, उस खोखली वर्तिका में जो श्लेष्मा भरी हुई होगी, उस श्लेष्मा के कारण पराग नलिका की वृद्धि आसानी से हो जाती है। जबकि अधिकांश पादपों के अंदर वर्तिका में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं की अधिकता के कारण वर्तिका ठोस हो जाती है। अतः पराग नलिका की वृद्धि के समय पराग नलिका के द्वारा एक अपघटनकारी पैक्टिनेज एंजाइम का स्रावन होता है, और यह पैक्टिनेज एंजाइम रास्ते में आने वाली सभी कोशिकाओं को अपघटित करते हुए वृद्धि करने के लिए मार्ग बना लेती है, ठीक है। जबकि पिटूनिया और ओइनोथीरा के अंदर क्या होता है कि वर्तिका में कोशिकाओं की संख्या होती है लेकिन ज्यादा नहीं होती, ठीक है। तो ज्यादा न होने के कारण कोशिकाओं के बीच में जो अंतराकोशिकीय अवकाश होता है, उन अवकाशों में से होते हुए आसानी से पराग नलिका की वृद्धि हो जाती है। ये आपको टॉपिक समझ में आया। अब देखिए नेक्स्ट तीसरा पॉइंट आता है हमारा पोलन ट्यूब का बीजांडकाय में प्रवेश। ध्यान से देखिए आप इस टॉपिक को। पराग नलिका का बीजांडकाय में जो प्रवेश है वो किस प्रकार होता है, आप ध्यान से देखिए। इसके लिए भी हम एक डायग्राम बनाते हैं। यहां पर ये बीजांडकाय बनाया, भ्रूणकोश, यहां पर ये इसके अध्यावरण, और ये इसका बीजांड व्रंत, ठीक है, बीजांड व्रंत। और यहां से आगे चलकर ये क्या है, अंडाशय, ये इसका अंडाशय और ये वर्तिका। तो वृद्धि करती हुई पराग नलिका कहां तक मूव कर चुकी है, यहां तक। अब यहां से आगे ये जाती है कहां पर, इस बीजांडकाय में। तो वृद्धि करती हुई पराग नलिका बीजांडकाय में जो प्रवेश है वो इसका 3 प्रकार से होता है। एक चीज और बता देता हूं आपको कि पराग नलिका की जो वृद्धि है, जैसे अंकुरन के लिए यहां पर बोरोन तत्व उत्प्रेरक के रूप में काम करता है, प्रेरित करने का काम करता है, ठीक उसी प्रकार यहां वृद्धि करने के लिए कैल्शियम आयन इस चीज को वृद्धि करता है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में, नीट वगैरह के पेपर में आसानी से पूछा जाते हैं, ठीक है। अब आप देखिए वृद्धि करती हुई जो पराग नलिका बीजांडकाय में जो प्रवेश है वो 3 मार्गों से होता है। जैसे कि यहां से हम इसको सिंगल लाइन से दिखा देते हैं। वृद्धि करती हुई पराग नलिका बीजांड के इस बीजांड द्वारीय सिरे से प्रवेश करती है, ठीक है। बीजांड द्वार प्रवेश से जो शुरू प्रवेश करेगी, इस घटना को अपन बोलते हैं पोरोगैमी। पोरोगैमी का मतलब होता है बीजांड द्वारीय प्रवेश। अधिकांश पादपों में वृद्धि करती हुई जो पराग नलिका है, अधिकांश पादपों में वृद्धि करती हुई जो पराग नलिका होती है, ये पराग नलिका
बीजांड द्वार सिरे से ही, बीजांड द्वार भाग से ही बीजांडकाय में प्रवेश करती है। ठीक है, अब कुछ पादप ऐसे होते हैं कि वृद्धि करती हुई पराग नलिका अध्यावरण को भेद कर बीजांडकाय में प्रवेश करती है। इसको हम यहां से दिखाने के बजाय यहां से भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इस घटना को कहां से जाती है, ये अध्यावरण से। इसको बोलते हैं मीजोगामी, मीजोगामी। मीजोगामी को बोलते हैं मध्य प्रवेश, या हम कह सकते हैं अध्यावरणीय प्रवेश। ठीक है, तो ये अध्यावरणीय प्रवेश होती है या मध्य प्रवेश होता है। इसका एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं, ये तो है अधिकांश पादप में। इसका एग्जाम्पल है कुकुरबिटा, पोपुलस। ये ऐसे पादप है जिनके अंदर वृद्धि करती हुई जो पराग नलिका है वो बीजांड व्रंत, बीजांड के चारों ओर पाए जाने वाले जो अध्यावरण है उनको भेद कर बीजांडकाय में प्रवेश करते हैं। कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर वृद्धि करती हुई पराग नलिका निभाग सिरे से अंदर की ओर प्रवेश करती है। कहां से, निभाग सिरे से। तो इसको अपन बोलते हैं निभागीय प्रवेश। क्या बोलते हैं इसको, निभागीय प्रवेश, अर्थात चैलेजोगामी। यहां से निभाग सिरे से प्रवेश करती है। ठीक है, एग्जाम्पल आता है इसका कैजुराइना, कैजुराइना, बैटुला। ये एग्जाम्पल है जिनके अंदर अलग अलग पादपों में बीजांड काय के अंदर जो प्रवेश की घटना है पराग नलिका की वो अलग अलग होती है। तो ये हमारा निषेचन की क्रिया विधि का तीसरा स्टेप पूरा हुआ। ठीक है, अब देखिए निषेचन की इस क्रिया विधि का चौथा स्टेप। चौथा जो स्टेप है वो है बीजांडकाय में प्रवेश करने के बाद पराग नलिका किस प्रकार भ्रूण कोश में प्रवेश करती है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है पोलन ट्यूब का भ्रूण कोश में प्रवेश। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फोर्थ, कि वृद्धि करती हुई पराग नलिका जैसे ही बीजांडकाय में प्रवेश करती है तो बीजांडकाय के बाद ये भ्रूण कोश में कैसे प्रवेश करती है। तो आप ये देखिए, हमने इसको यहां तक ट्रांसफर कर दिया। अब इस स्ट्रक्चर को हम दोबारा बनाते हैं। ठीक है, अब यहां देखिए आप, ये बीजांडकाय, बीजांडकाय में प्रवेश करने के बाद ये आता है भ्रूण कोश। इस भ्रूण कोश के अंदर ये कैसे प्रवेश करती है, तो हम जानते हैं भ्रूण कोश के बीजांड द्वार सिरे पर 3 अगुणित कोशिकाएं जो कि अंड उपकरण का निर्माण करती हैं। यह अंड उपकरण, ये ध्रुवीय कोशिका और ये एंटीपोडल सेल, प्रतिमुखी कोशिकाएं। ठीक है, अब देखिए कि बीजांडकाय में प्रवेश करने के बाद, बीजांडकाय में प्रवेश करने के बाद भ्रूण कोश में जो प्रवेश है बीज पराग नलिका का वो 3 प्रकार से होता है। पहली कंडीशन, हम इसको ऐसे सिंगल लाइन से दिखा रहे हैं। ये जो फर्स्ट लाइन हमने बनाई है, इस लाइन में आप ध्यान से देखिए कहां से दिखाया इसको हमने, सिचुएशन नंबर फर्स्ट, ये हमने दिखाया भ्रूण कोश की भित्ति व सहायक कोशिका के मध्य से। भ्रूण कोश की भित्ति और सहायक कोशिका के मध्य से
पराग नलिका प्रवेश कर सकती है। सेकंड देखिए आप, सेकंड स्थिति में हमने दिखाया सहायक कोशिका व एक्सेल अंड कोशिका के मध्य से। थर्ड स्थिति में देखिए आप, इस सहायक कोशिका को भेद कर। तीसरी स्थिति क्या है, सहायक कोशिका को भेद कर पराग नलिका आसानी से भ्रूण कोश में प्रवेश कर सकती है। ठीक है, अब आप देखिए कि वृद्धि करती हुई पराग नलिका बीजांड काय में 3 अलग अलग रास्तों से प्रवेश करती है, निभाग सिरे से, मध्य भाग से, अध्यावरण क्षेत्र से और बीजांड द्वार से। तो वृद्धि करती हुई पराग नलिका बीजांड काय में कहीं से भी प्रवेश कर सकती है, लेकिन भ्रूणकोश में जो प्रवेश होता है सभी पादपों के अंदर, भ्रूणकोश के अंदर जो प्रवेश होता है वो हमेशा बीजांड द्वार सिरे से ही होगा। कौन से सिरे से? बीजांड द्वार सिरे से ही होगा। इसका मतलब यदि यहां से आती तो एंट्री करके इधर घूमेगी, ठीक है, यहां से आती तो भी, और यहां से आने के बाद इधर से। तो अब आप देखिए कि जो थर्ड नंबर की स्थिति है, कौन सी? सहायक कोशिकाओं को भेद कर सभी पादपों में, लगभग सभी पादपों में वृद्धि करती हुई पराग नलिका जो भ्रूणकोश में प्रवेश करती है वो सहायक कोशिकाओं को भेद कर प्रवेश करती है। ठीक है, इस क्रिया में क्या होता है, जैसे ही ये पराग नलिका सहायक कोशिका को तोड़ने की कोशिश करती है, सहायक कोशिका के अंदर प्रवेश करती है, सहायक कोशिका खुद अपघटित हो जाती है और अपघटित होकर के तंतुनुमा रचना में बदल जाती है, जिसको हम बोलते हैं तंतुमय समुच्चय। ये जो तंतुमय समुच्चय है ये क्या करेगा, वृद्धि प्रवेश करती हुई पराग नलिका को पकड़कर अंदर की ओर, भ्रूणकोश में अंदर की ओर खींचने का कार्य करती है। ठीक है, जैसे ही पराग नलिका अंदर प्रवेश करती है, पराग नलिका का शीर्ष भाग फट जाता है। ये पराग नलिका, हम इसको ऐसे बनाएं, ये पराग नलिका है, इसका शीर्ष भाग फट जाता है तथा अंदर उपस्थित दोनों नर युग्मक इस भ्रूणकोश के कोशिका द्रव में मुक्त हो जाते हैं, या फिर इस साइड में एक दरार रूपी रचना बन जाती है तो ये दोनों परागकण, दोनों नर युग्मक मुक्त हो जाते हैं, या कुछ पादप ऐसे होते हैं जिसके अंदर संपूर्ण पराग नलिका शीर्ष भाग अपघटित हो जाता है, जैसे पराग नलिका में उपस्थित दोनों नर युग्मक भ्रूणकोश के अंदर मुक्त हो जाते हैं। इसका मतलब भ्रूणकोश में प्रवेश करने के बाद इस भ्रूणकोश के कोशिका द्रव में दोनों नर युग्मक मुक्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार हमारा ये चौथा स्टेप कंप्लीट होता है। अब आप देखिए नेक्स्ट, इस निषेचन की क्रियाविधि का 5वां पॉइंट, स्टूडेंट इसको ध्यान से समझना। 5वां जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, अलग से इसका क्वेश्चन बनता है। देखिए ध्यान से, यहां पर हम देखें फर्स्ट नर युग्मक ये है, सेकंड नर युग्मक इसको माने हम, तो हम लिखते हैं फर्स्ट मेल गैमीट, जो कि कैसा था, एगोनिथ। ये आसानी से अंड कोशिका तक प्रवेश कर सकता है। ठीक है, और आसानी से अंड कोशिका में प्रवेश करने के बाद उससे संलयन करेगा, तो हम यहां लिखें फीमेल गैमीट, या फिर इसको लिखें एग सेल, जो कि कैसा है, एगोनिथ। फर्स्ट मेल गैमीट और फीमेल गैमीट अर्थात एग सेल परस्पर संलयित होते हैं, और संलयन की घटना को बोलते हैं अपन, क्योंकि दो एगोनित कोशिका संलयित होती है, इसको हम बोलते हैं द्विक संलयन। ठीक है, या फिर इसको बोलें निषेचन, जिसके फलस्वरूप एक 2n स्ट्रक्चर बनती है जिसको बोलते हैं जाइगोट। अतः नर व मादा युग्मक के परस्पर संलयन से द्विगुणित जाइगोट के निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है, जिसके फलस्वरूप जाइगोट बना, और इस जाइगोट में जब विकास होगा, परिवर्धन होगा, तो परिवर्धन के बाद क्या बनता है, भ्रूण। ठीक है, अब देखिए यहां पर सेकंड नंबर का जो मेल गैमीट है ये अमीबीय रूप से विचरण करके, गति करके कहां पहुंचता है, ये 2n स्ट्रक्चर है जिसको अपन बोलते हैं पोलर बॉडी।
ध्रुवीय कोशिका या द्वितीयक केंद्रक। ठीक है, तो आप देखिए यहां पर सेकंड मेल गैमीट जो कि कैसा है, एगोनित। ये एगोनित मेल गैमीट भ्रूणकोश के मध्य में उपस्थित द्वितीयक न्यूक्लियाई, सेकेंडरी न्यूक्लियाई या फिर पोलर बॉडी जो कि 2n स्ट्रक्चर होती है, इन कोशिकाओं से मिलने के बाद ये बनाता है एक कोशिका जिसको बोलते हैं PEC, जो कि त्रिगुणित रचना होती है। इसको हम बोलते हैं प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका। अब आप देखिए यहां पर 3 अगुणित कोशिकाएं, ये 2n और ये n, 3 अगुणित कोशिकाएं परस्पर संलयित होती है, इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं, त्रिक संलयन। ठीक है, ये भी सेम नर और मादा युग्मक इसमें भाग ले रहे हैं, तो त्रिक संलयन, इसको हम बोल सकते हैं निषेचन। अब आप देखिए यहां पर एक निषेचन पहले हुआ, दूसरा यहां पर हुआ, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट निषेचन, और इसको क्या बोल सकते हैं, सेकंड निषेचन। इसका मतलब ये हुआ कि आवृतबीजी पादपों में, पुष्पी पादपों के अंदर 2 बार निषेचन की क्रिया होती है। कितनी बार? 2 बार निषेचन की क्रिया होती है, इसलिए इसको बोलते हैं दोहरा निषेचन। इस दोहरा निषेचन की जो खोज है ये 1898 में रूस के वैज्ञानिक एस जी नावास्यन, मैं यहां पर नावास्यन लिख देता हूं, नावास्यन ने लीलियम और फ्रिटिलेरिया नामक पादपों में की। दोहरा निषेचन की खोज 1898 में रूस के वैज्ञानिक एस जी नावास्यन ने लीलियम और फ्रिटिलेरिया नामक पादपों में की। इससे दोहरा निषेचन के फलस्वरूप अर्थात त्रिक संलयन के फलस्वरूप जो प्राथमिक एंडोस्पर्म सेल जो कि त्रिगुणित रचना बनी है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पुष्पी पादपों में दोहरा निषेचन के फलस्वरूप बनने वाली जो प्राथमिक भ्रूण कोशिका है उसकी सूत्र गुणिता क्या होती है, तो सूत्र गुणिता क्या होगी, इसकी त्रिगुणित होगी। ठीक है, अब आप देखिए ये प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका परिवर्धन के बाद क्या बनाती है, एंडोस्पर्म अर्थात भ्रूणपोष, और इस भ्रूणपोष का कार्य क्या होता है, परिवर्धनशील भ्रूण का पोषण करना। क्या होता है इसका मुख्य कार्य, परिवर्धनशील भ्रूण का पोषण करना। तो इस प्रकार आवृतबीजी पादपों के अंदर जो निषेचन की क्रिया है वो कंप्लीट होती है, जिसमें लास्ट पॉइंट क्या था हमारा, त्रिक संलयन की क्रिया। ठीक है, अब आप ये देखिए ये जो भ्रूणपोष है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है भ्रूणपोष का महत्व क्या है। ये जो यहां पर भ्रूणपोष बना है, इस भ्रूणपोष का क्या महत्व हो सकता है, तो हम ये जानते हैं कि सबसे पहले ये जो एंडोस्पर्म है परिवर्धनशील भ्रूण का पोषण करेगा। ये इसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंस हुआ कि परिवर्धनशील भ्रूण का क्या करता है, पोषण करता है। सेकंड पॉइंट ये आता है कि इस भ्रूणपोष का निर्माण नर और मादा अर्थात 2 अलग अलग आनुवंशिक पदार्थों के संलयन से हुआ है। ठीक है, और बनने वाला जो भ्रूणपोष होगा इसमें उर्वरता की जो क्षमता होगी वो ज्यादा होगी। ठीक है, अतः जब ये अधिक उर्वरता वाला भ्रूणपोष भ्रूण का पोषण करेगा तो बनने वाले जो भ्रूण होगा उससे बनने वाली जो नई संतति होगी, नया पादप होगा, उसमें उर्वरता पावर सबसे ज्यादा होती है, ओज क्षमता ज्यादा होती है। ठीक है ना, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अगली फसल अत्यधिक उपजाऊ होनी चाहिए, तो उपजाऊ बनाने के लिए दोहरा निषेचन करना अति आवश्यक होता है। ये आपको समझ में आया कि आवृतबीजी पादप अर्थात पुष्पी पादपों में निषेचन की जो क्रिया है वो किस प्रकार होती है, भ्रूणपोष का महत्व क्या है। ठीक है, इससे आगे जो भी वीडियोस आप देखेंगे उसमें नेक्स्ट इनके अंदर भ्रूण का विकास किस प्रकार होता है, भ्रूणपोष कितने प्रकार के होते हैं, वो आप देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके।